Good morning. Good morning, my dear students, faculty members, and viewers who are watching this video and channel of my college. Myself, Dr. A.K. Gautam, Associate Professor, Department of Geology, Government Bangalore PG College, डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं हार्मोन्स की श्रृंखला में कल तक जो व्याख्यान प्रस्तुत किया था, आज उसी क्रम में मैं अगला पार्ट आपको संबोधित कर रहा हूँ। हार्मोन्स को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है और इस आधार पर इसके क्लासिफिकेशन को समझना बहुत आवश्यक है। हार्मोन्स की जो कैटेगरीज हैं, जो श्रेणियां हैं, वो जैव रासायनिक संगठन, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर उनका आगे जिस प्रकार से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, अग्रलिखित प्रकार से या अग्र उद्बोधित प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। इस क्रम में सबसे पहला हार्मोन होता है फिनोलिक हार्मोन। फिनोलिक हार्मोन के उदाहरण थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन होता है, जो कि क्रमशः थायरॉक्सिन से, थायराइड से और एड्रिनल से सिक्रीट होता है, जो कि ग्रोथ और एड्रिनल का हार्मोन होता है। दूसरा हार्मोन है स्टेरॉयड हार्मोन। ये हार्मोन एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन है इस श्रेणी में। ये टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, ईस्ट्रोजन आदि ये स्टेरॉयड श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी में प्रोटीनी हार्मोन्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं पैराथॉर्मोन, इंसुलिन और प्रोलैक्टिन। इसी क्रम में शरीर क्रियाओं के लिए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कंट्रोल और प्रभाव के आधार पर हार्मोन्स को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, मेटाबॉलिक संबंधित, कंसर्न विद द मेटाबॉलिज्म, या उपापचय से संबंधित हार्मोन्स जैसे थायरॉक्सिन है, पैराथॉर्मोन है, इंसुलिन है, एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स है। इसी क्रम में पाचन से संबंधित हार्मोन्स जो कि कंसर्निंग विद डाइजेशन होते हैं। इसके उदाहरण में गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और एंट्रोगैस्ट्रोन आते हैं। तीसरे नंबर पर वृद्धि और विकास के नियमन करने वाले हार्मोन्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं सोमैटोट्रोपिन्स। चौथे नंबर पर जनन को नियंत्रित करने वाले हैं, जनन से संबंधित हार्मोन्स कंट्रोलिंग रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं हार्मोन की कार्य करने की कार्यविधि या क्रियाविधि के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन के मैकेनिज्म के काम करने की क्रियाविधि के विषय में बहुत सारी हाइपोथेसिस और थ्योरीज दी गई हैं और इनके अनुसार हार्मोन्स कोशिका में किसी विशिष्ट ग्राही से संयोग करता है। यदि कोशिकाओं में यह विशिष्ट ग्राही नहीं होते तो वे उस विशेष हार्मोन के प्रति
कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती, परंतु ग्राही या रिसेप्टर्स की प्रकृति और स्थिति तथा हार्मोन के ग्राही से बॉन्डिंग के बाद क्या होता है, बंधन के बाद क्या होता है, इस संबंध में इन परिकल्पनाओं में बहुत ज़्यादा अंतर है। और स्टेरॉयड हार्मोन के प्रयोग बताते हैं कि उनके रिसेप्टर्स या ग्राही उनके टारगेट ऑर्गन्स की, उनके लक्ष्य अंगों की सेल्स के न्यूक्लियाई में स्थित होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन्स के, वो स्टेरॉयड हार्मोन्स पर किए गए प्रयोगों से आपको स्पष्ट होता है। मैं समझा रहा हूँ कि ये रिसेप्टर्स टारगेट ऑर्गन्स के जो सेल्स होती हैं उनके न्यूक्लियस में स्थित होते हैं, केंद्रक में स्थित होते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, एपिनेफ्रिन है, ये एक्टिवेट्स होता है। तो इससे क्या होता है, एपिनेफ्रिन से एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम की उपस्थिति में एक्टिवेट होता है और ये कन्वर्ट होता है 3,5 साइक्लिक एएमपी में। और ये 3,5 साइक्लिक एएमपी फिर आगे चल करके किसमें परिवर्तित होता है, फॉस्फोरिलेज काइनेज में। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी में परिवर्तित हो जाता है और प्रोटीन काइनेज एंजाइम यहाँ पर बीच में कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये जो फॉस्फोराइलेज काइनेज जो है, ये 2 फॉस्फोराइलेज बी को 2 फॉस्फोराइलेज ए में कन्वर्ट कर देता है। और इस कन्वर्जन में 4 मॉलिक्यूल एटीपी के 4 मॉलिक्यूल एडीपी में परिवर्तित हो जाते हैं। और फलस्वरूप क्या होता है कि ये 2 फॉस्फोराइलेज ए कैटलाइज हो जाता है और कैटलाइज होकर के ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है। तो ये होती है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स के। यहाँ हार्मोन के मैकेनिज्म में, हार्मोन के कार्य करने की क्रियाविधि में एंजाइम क्रिया के क्रम को रेखाचित्र द्वारा दर्शाया है आपको, जिसमें एपिनेफ्रिन लिवर सेल्स में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के उत्पादन को स्टिमुलेट करता है। और दूसरी हाइपोथेसिस के अनुसार हार्मोन कोशिका मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में स्थित किसी पदार्थ जैसे प्रोटीन से संयुक्त हो जाता है और इससे कोशिका कला की आणविक संरचना इस प्रकार परिवर्तित होती है कि उसकी विशेष कार्य द्रव्यों के प्रति, विशेष सबस्ट्रेट्स के प्रति पारगम्यता या परमेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसका एक सिंपल सा उदाहरण इंसुलिन हार्मोन द्वारा उद्दीप्त पेशी कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा का अपटेक है या उद्ग्रहण है। दूसरी परिकल्पना हार्मोनी क्रिया में निहित एक विशेष जैव वैज्ञानिक प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन पर बल देती है और इसको उन एंजाइमी घटनाओं के क्रम में निरूपित किया जा सकता है, जैसे जिसमें एपिनेफ्रिन या ग्लूकागॉन के लिवर सेल्स में एक विशेष एडिनिल साइक्लेज एंजाइम से संयुक्त होने के बाद संपन्न होता है। और इसमें प्रथम मैसेंजर के रूप में हार्मोन एटीपी से साइक्लिक 3,5 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक 3,5 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या साइक्लिक एएमपी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। और इस प्रक्रिया में होता क्या है कि साइक्लिक एएमपी सेकेंड मैसेंजर माना जाता है, जो कि एक दूसरे एंजाइम प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो अपनी बारी में फॉस्फोराइलेशन करता है, फॉस्फोराइलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, फॉस्फेटीकरण, फॉस्फोरिलीकरण या फॉस्फेटीकरण, फॉस्फोराइलेशन करता है। अर्थात एक तीसरा एंजाइम
फास्फोराइलेज काइनेज को एटीपी से एक फॉस्फेट रेडिकल स्थानांतरित करके उसे सक्रिय बनाता है, और फास्फोराइलेज काइनेज अब फॉस्फेटीकरण द्वारा या फास्फोराइलेशन द्वारा एक निष्क्रिय चौथे एंजाइम फास्फोराइलेज बी को स्टिमुलेट करता है, उत्प्रेरित कर एक्टिवेट करता है, और फलस्वरूप फास्फोराइलेज ए जो होता है वो फास्फोराइलेज ए फॉर्म होता है, और यह अंत में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है, बनाता है, या उसके बनाने की क्रिया को स्टिमुलेट करता है, उत्प्रेरित करता है। इनमें से प्रत्येक स्टेप में, प्रत्येक चरण में 10 से 100 गुना वृद्धि होती है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एपिनेफ्रिन की बहुत छोटी सी मात्रा से भी ग्लूकोज की बहुत अधिक मात्रा उत्पादन होता है। और एक तीसरी परिकल्पना के अनुसार हार्मोन केंद्रक में प्रवेश करता है और पहले से रिप्रेस्ड होकर, पहले से दमित या होकर विशिष्ट जीन्स को सक्रिय करके जीन प्रतिलेखन या जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है, नियमन करता है, और यह डीएनए से संबंधित हिस्टोन या अन्य प्रोटीन से संयुक्त हो जाता है। और इस प्रक्रिया में स्वयं डीएनए से पारस्परिक क्रिया कर सकता है, या एक विशेष मैसेंजर आरएनए से संयुक्त हो जाता है, और इससे क्या होता है, नए प्रकार के एमआरएनए निर्मित होकर नई विशिष्ट प्रोटीनों के संश्लेषण को कोड करते हैं। और यह सिद्धांत भी हार्मोनी प्रभाव को, अत्यधिक वृद्धि को स्पष्ट करता है, क्योंकि जीन अनुलेखन या जीन प्रतिलेखन का नियमन करके हार्मोन की बहुत थोड़ी मात्रा भी एमआरएनए और प्रोटीन के अनेकों मॉलिक्यूल्स को उत्पन्न करती है। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ हिस्टोन या अदर प्रोटीन है, ये हार्मोन एक है कोई, वो डीएनए मॉलिक्यूल को खोलता है, और डीएनए मॉलिक्यूल को खोलने पर क्या होता है कि हार्मोन एक जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल को खोलता है, फिर हार्मोन 2 जो होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल के एक स्ट्रैंड को तोड़ता है, और फिर हार्मोन 3 क्या करता है, वो एमआरएनए से यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटीन, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो ये जो हार्मोन 3 है ये एमआरएनए की उपस्थिति से इस डीएनए के स्ट्रैंड में एक स्पेसिफिक प्रोटीन को जोड़ देता है। तो इस डायग्राम में क्या समझाया, इस डायग्राम द्वारा उन संभव स्थानों, वो जो पॉसिबल लोकाई हैं, ये दिख रहा है जो गोले में, ये स्पेसिफिक प्रोटीन वाला भाग जो है ये पॉसिबल लोकाई है, स्थान है। तो यहाँ पर जो चाहा गया जीन है वो जुड़ जाता है। तो रेखा चित्र में उन संभव स्थानों 1, 2 और 3 को एक्सप्रेस किया है, दर्शाया है, जहाँ एक हार्मोन जीन प्रतिलेखन या जीन ट्रांसक्रिप्शन का नियमन कर सकता है। तो यहाँ इस डायग्राम में ये समझाने का प्रयास किया गया है। अगले डायग्राम में आप देखिए, यहाँ ह्यूमन, इस डायग्राम को आप यूँ समझिए कि एक ह्यूमन के शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर कौन कौन से ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, और वो शरीर में कहाँ कहाँ स्थित होती हैं। तो एक स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में विभिन्न हार्मोन्स कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, कहाँ कहाँ से सीक्रेट होते हैं, किन किन एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, वो समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये ब्रेन है। ब्रेन में 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एंडोक्राइन स्ट्रक्चर हैं। एक तो है पिनियल बॉडी और दूसरी है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कहते हैं।
एक ही चीज़ के दो नाम है, हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी एक ही चीज़ होती है। और पहले इस पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता था, परंतु अब मास्टर ग्लैंड का काम या नाम हाइपोथैलेमस को दे दिया गया है। हाइपोथैलेमस के द्वारा पिट्यूटरी कंट्रोल होती है और हाइपोथैलेमस से भी डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट होते हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ ब्रेन में नीचे के हिस्से में पिट्यूटरी स्थित होती है। तो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस में स्थित पिनियल बॉडी, ये सारे जो पार्ट हैं ये ब्रेन के एंडोक्राइन स्ट्रक्चर हैं। इनको न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन्स भी कहते हैं। इसके बाद में जो दूसरा जगह है वो है थायराइड। लैरिंक्स वाले भाग में थायराइड होती है और थायराइड के ऊपर पैराथायराइड्स भी होती हैं। तो थायरॉक्सिन या पैराथायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होता है। उसके बाद में ट्रेकिया के अंदर थाइमस ग्लैंड होती है। ये एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करने में सहायक होती है। थाइमस ग्लैंड का मुख्य कार्य इम्यूनिटी को मेंटेन करना होता है। तो ये थाइमस ग्लैंड है यहाँ पर लैरिंक्स में, गले के अंदर ट्रेकिया वाले भाग में। उसके बाद में आप ये देखिए किडनी के ऊपर की तरफ ये एड्रिनल ग्लैंड होती है और ये क्या है, सेम के आकार की किडनी है। और इस एड्रिनल से एड्रिनलिन सिक्रेट होता है। इसी तरीके से आप देखिए लीवर के नीचे की तरफ लीवर से जुड़ी हुई एक ग्रंथि होती है जिसको कि हम पैंक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं। ये इसके अंदर पैंक्रियाज या अग्नाशय में लैंगरहैंस के द्वीप समूह होते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और इनके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन सिक्रेट होता है। इसी तरीके से कुछ हार्मोन्स जो हैं इंटेस्टाइन से भी सिक्रेट होते हैं, जो कि स्टमक या इंटेस्टाइन के सिरोसा लेयर से स्रावित होते हैं। अब स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर, मेल और फीमेल दोनों में, ह्यूमंस के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, ख़ास तौर से फीमेल के अंदर आप पहले समझिए, यहाँ एक जोड़ी ओवरी होती है, अंडाशय होते हैं जो कि ओवम को सिक्रेट करते हैं और ओवरी के द्वारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है जो कि ओवरी से होता है। इसी तरह से टेस्टीज होती हैं, टेस्टीज मेल्स के अंदर होती हैं और इन टेस्टीज के द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं उनको एंड्रोजन्स कहते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन्स। और ये एंड्रोजन्स जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला टेस्टोस्टेरोन, दूसरा एंड्रोस्टेरोन, तीसरा एंड्रोस्टेरोन और चौथा ईपी एंड्रोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, हाइड्रोक्सी एपिएंड्रोस्टेरोन। तो ये 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन और डिहाइड्रोक्सी एपिएंड्रोस्टेरोन। तो इसमें से टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा प्रमुख हार्मोन होता है जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, जो कि टेस्टिस के द्वारा स्रावित होता है। तो आज के इस व्याख्यान में मैंने जितनी शरीर के अंदर पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनके द्वारा स्रावित विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं उनके बारे में आपको स्पष्ट किया है। थैंक यू वेरी मच।